विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकेंड प्राणी विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बीएससी भाग द्वितीय प्राणी विज्ञान में आपके प्रायोगिक प्रशिक्षण के अलावा 3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र भी हैं। इन तीनों में पहला प्रश्न पत्र अकशेरुकी संरचना एवं कार्य, इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। दूसरा पेपर जंतु कार्यकी या एनिमल फिजियोलॉजी का है और इसी के साथ इसमें बायोकेमिस्ट्री भी शामिल है। तीसरा पेपर इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का है। मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको सेकंड पेपर अर्थात एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बच्चों, इस पेपर में कुल 3 यूनिटें होंगी। पहली और दूसरी यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी की है और तीसरा यूनिट एनिमल बायोकेमिस्ट्री का है। तो आज हम फिजियोलॉजी के पहले यूनिट से प्रारंभ करते हैं। प्रथम यूनिट का पहला टॉपिक ऑस्मोरेगुलेशन है। आज इसी की चर्चा करेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन का अर्थ है शरीर में जल तथा खनिज तत्वों की मात्रा का नियमन किया जाना। एक स्थिरता या होम्योस्टेसिस बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वही ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। अगर अंगों के दृष्टिकोण से देखें तो शरीर का किडनी या वृक्क, जो कि नेफ्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है, वो सबसे प्रमुख ऑस्मोरेगुलेटरी अंग है जो शरीर में जल और खनिज तत्वों की मात्रा का नियमन करता रहता है। इसी बात को अगर हम कोशिका की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक कोशिका एक निश्चित वातावरण में पाई जाती है। वो वातावरण एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहलाता है जिसमें द्रवीय तत्व भरे हुए होते हैं। कोशिका स्वयं साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म की बनी हुई होती है जिसमें अर्धठोस और द्रव दोनों प्रकार के माध्यम पाए जाते हैं। विभिन्न झिल्लियाँ और जो सेल ऑर्गेनील्स या अंगक हैं ये अर्धठोस पदार्थ हैं और साइटोप्लाज्म द्रवीय पदार्थ है। साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व घुले हुए होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स एंजाइम के रूप में या अन्य रूपों में, विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और वसा ये भी उसी में पाए जाते हैं। कोशिका के लिए आवश्यक है कि वो अपनी रचना और कार्य को स्थिर बनाए रखे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये अर्धठोस और द्रव दोनों प्रकार के माध्यमों से बना हुआ है। इसलिए जल की मात्रा का नियमन अगर नहीं होगा तो कोशिका अपनी संरचना को स्थिर बनाए नहीं रख पाएगी, और अगर कोशिका की संरचना स्थिर नहीं रह पाई तो इसके कार्य भी संचालित सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिकाओं के लिए ऑस्मोरेगुलेशन आवश्यक है। जिस प्रकार से शरीर के लिए किडनी ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है, उसी तरह से प्रत्येक कोशिका के लिए कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन का काम करता है। तो ये तो मोटे तौर पर बेसिक बात हुआ कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। अब हम एक बात देखें कि अगर कोशिका ऑस्मोरेगुलेशन की अवस्था में नहीं रहे तो क्या परिणाम हो सकता है। कोशिका, जैसा मैंने बताया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के द्वारा घिरी हुई होती है। अगर किसी कारण से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और कोशिका के भीतर दोनों स्थानों पर
द्रव की सांद्रता में भिन्नता आ जाती है तो परिणाम ये होता है कि कोशिका झिल्ली पर ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दबाव बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इसका प्रभाव किस रूप में होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहली स्थिति ये हो सकती है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या कोशिका के बाहर का वातावरण अधिक डाइल्यूट हो जाए या तनु हो जाए, या हम उसको तकनीकी भाषा में कहें तो उसकी टोनिसिटी कम हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोशिका के बाहर का जल कोशिका के भीतर प्रवेश करने लगेगा, और अगर अधिक जल प्रवेश कर जाएगा तो इसका परिणाम ये होगा कि कोशिका फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। और एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि कोशिका झिल्ली फट जाए और कोशिका के कंटेंट बिखर जाए। ये परिणाम तब हुआ जब कोशिका हाइपोटोनिक अर्थात अपने से कम तनुता वाले माध्यम में उपस्थित रहती है। तब सामान्यतया जब कोशिका झिल्ली पर प्रयोग करने होते हैं, अनुसंधान करने होते हैं, तो कोशिका झिल्ली प्राप्त करने के लिए ये तकनीक अपनाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं को कम तनु विलयन में, हाइपोटोनिक विलयन में रख दिया जाता है, जिससे ये लाल रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं। क्योंकि इसमें कोशिका अंगक नहीं होते हैं, इसलिए जब ये फट जाती हैं तो मात्र कोशिका झिल्ली ही प्राप्त होती है। ऐसी रचना को रेड सेल घोस्ट कहा जाता है, और ये झिल्लियां वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग में लाई जाती हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि कोशिका हाइपरटोनिक वातावरण में रह जाए, अर्थात एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या कोशिका के बाहर का वातावरण कोशिका के साइटोप्लाज्म की तुलना में अधिक सांद्र हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए, जिसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं। ऐसी अगर स्थिति बन जाएगी तो कोशिका झिल्ली पर ऑस्मोटिक प्रेशर भिन्न रूप में पड़ेगा, और परिणाम कि साइटोप्लाज्म से जल निकल करके बाहर चला जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। इसको क्रिनेशन कहते हैं। इस तरह से कोशिका की रचना बदल जाएगी, वो जीवित कोशिका की तरह कार्य नहीं कर पाएगी। ये स्थिति तब आती है जब कोशिका को अधिक सांद्र या हाइपरटोनिक वातावरण में रखा जाता है। सामान्यतया जीवित और काम करने वाली कार्यरत कोशिकाएं जो अपने सामान्य जैव रासायनिक कार्यों का संपादन कर रही हैं, वे आइसोटोनिक विलयन में या आइसोटोनिक वातावरण में रहती हैं, अर्थात कोशिका के बाहर का द्रव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और कोशिका के भीतर का साइटोप्लाज्म समान सांद्रता की अवस्था में रहते हैं। ये सामान्य जीवित कोशिकाओं का लक्षण है, अर्थात किसी भी कोशिका के वातावरण का हाइपोटोनिक कम पराशरी या हाइपरटोनिक अधिक पराशरी हो जाना कोशिका के लिए हानिकारी होगा, कोशिका के सामान्य कार्य आदि को बाधित करेगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कोशिकाएं इस टोनिसिटी को मेंटेन करती हैं, अर्थात आइसोटोनिक अवस्था बनाए रखने के लिए, समपराशरीय अवस्था बनाए रखने के लिए कोशिकाओं की क्या क्या प्रक्रियाएं काम में आती हैं। मुख्यतया 3 तरीके इसमें कोशिका के द्वारा काम में लिए जाते हैं। एक को डिफ्यूजन कहते हैं, जिसको विसरण कहा जाता है। दूसरा परासरण, जिसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, सक्रिय परिवहन। विसरण या डिफ्यूजन वो अवस्था है जब कोई भी गैस या द्रव